हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी संपूर्ण चर्चा मध्ययुगीन प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, लेखक, साहित्यकार और इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के ऊपर रहेगी। जियाउद्दीन बर्नी हमारे टॉपिक में शामिल है। इनसे किस प्रकार के सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी समय में पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो सीरीज में हम जियाउद्दीन बर्नी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू और उनके क्या विचार हैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद उनके अन्य विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये जियाउद्दीन बर्नी के बारे में असत्य कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। आपको उस कथन का चयन करना है जो जियाउद्दीन बर्नी से संगत नहीं है या उनके बारे में सही नहीं है। बर्नी पूर्व मुगल काल के महत्वपूर्ण विचारक व लेखक रहे हैं। ऑप्शन 2 है जियाउद्दीन बर्नी ने शरीयत के विचारों को फैलाने के लिए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ऑप्शन 3 बर्नी के अनुसार राजतंत्र के प्रति राजनीतिक दायित्वों के निर्वाह के लिए इस्लाम के आधार को संकीर्ण बनाया जाए। बर्नी का जन्म एक कुलीन मुस्लिम परिवार में हुआ। निम्नलिखित में से जियाउद्दीन बर्नी के बारे में असत्य कथन का चयन करें। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 3 नंबर है, जो कि जियाउद्दीन बर्नी के बारे में असत्य कथन है। बर्नी पूर्व मुगल काल के महत्वपूर्ण विचारक, यानी कि मुगल काल से पूर्व इन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया और ये लेखक, साहित्यकार, राजनीतिक विचार के रूप में इनकी प्रसिद्ध ख्याति रही है, इतिहासकार के रूप में। बर्नी ने शरीयत के विचारों को फैलाने के लिए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बिल्कुल राइट है कि बर्नी ने शरीयत के विचारों को फैलाने के लिए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। बर्नी के अनुसार राजतंत्र के प्रति राजनीतिक दायित्व के निर्वाह के लिए इस्लाम के आधार को संकीर्ण बनाया जाए, संकीर्ण नहीं व्यापक बनाया जाए। बर्नी ने कहा था कि राजतंत्र के प्रति राजनीतिक दायित्व के निर्वाह के लिए इस्लाम के आधार को व्यापक बनाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। यह बात बर्नी करते हैं, न कि संकीर्ण बनाने की। बर्नी का जन्म एक कुलीन मुस्लिम परिवार में हुआ, यह बात बिल्कुल सही है। इनका जन्म 1285 ईस्वी में होता है। 1285 ईस्वी में, कहीं कहीं आपको पुस्तकों में 1286 भी मिलेगा। तो मुख्य रूप से आपको देखना है कि इनका जन्म लगभग 13वीं शताब्दी के अंतिम समय में होता है, यानी कि 1285 और 86। एक कुलीन मुस्लिम परिवार में हुआ, तत्कालीन बुलंदशहर में, जो वर्तमान में यूपी में है, वहां पर इनका जन्म होता है। तो इस प्रकार इस सवाल का ऑप्शन 3 है, जो असत्य कथन है। बर्नी एक मध्ययुगीन विचारक है, लेखक है, साहित्यकार है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 2 नंबर। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस सुल्तान के राज्यकाल में हुआ? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस सुल्तान के राज्यकाल में हुआ? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, बलबन के शासनकाल में।
दिल्ली सुल्तान बलबन के शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन, जिनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में इनका जन्म होता है, यानी कि 1285, और इनकी जो काल अवधि रहती है वो रहती है 1358 तक। ये टाइम पीरियड है इनका, जियाउद्दीन बर्नी का। और इनका जन्म है जो गयासुद्दीन बलबन उस समय दिल्ली के सुल्तान थे, उनके शासनकाल में इनका जन्म होता है। और 1285 से लेकर 1358 ईस्वी तक इन्होंने अपने जीवन का यापन किया। कुछ पुस्तकों में आपको 1286 से 1359 भी मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से 1285 से 1358। तो ये एक प्रमुख मध्ययुगीन विचारक, लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर। जियाउद्दीन बर्नी किसका भगत था? जियाउद्दीन बर्नी किसका भगत था? निजामुद्दीन औलिया का, अमीर खुसरो का, कबीर का, मोहम्मद शाह का? जियाउद्दीन बर्नी किसका भगत था? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, जियाउद्दीन बर्नी निजामुद्दीन औलिया का भगत था, जबकि अमीर खुसरो का परम मित्र था। अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे इतिहासकारों का प्रमुख मित्र रहा है जियाउद्दीन बर्नी, और निजामुद्दीन औलिया का भगत था। तो इस प्रकार इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी के परिवार ने दिल्ली सल्तनत के 3 राजवंशों इलबरित, खिलजी, तुगलक की सेवा की थी। दूसरा ऑप्शन है बर्नी अमीर खुसरो, अमीर हसन जैसे इतिहासकारों की संगत में रहे और निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी बन गई। तीसरा ऑप्शन, इनका जन्म दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन के समय हुआ। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है जियाउद्दीन बर्नी के बारे में, जो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में सही नहीं है। तो क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये सभी कथन क्या है? सत्य है। यहां पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन क्या है? सही है। कि जियाउद्दीन बर्नी के परिवार ने दिल्ली सल्तनत के 3 राजवंशों इलबरित, खिलजी और तुगलक की सेवा की, यह बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी का जन्म दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में होता है। और गयासुद्दीन बलबन जो इलबरित राजवंश से संबंध रखते हैं, इलबरित राजवंश जिसको हम गुलाम राजवंश के नाम से भी जानते हैं, इलबरित राजवंश को हम गुलाम राजवंश के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इलबरी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। यानी कि इलबरी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है, जिसके कई महान शासक हुए, जिनमें इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, केकुबाद इत्यादि। गयासुद्दीन बलबन है जो एक इलबरी तुर्क था। कहां का रहने वाला था? इलबरी का
रहने वाला एक तुर्क विचारक था, गियासुद्दीन बलबन। इसलिए गुलाम वंश को इलब्रित वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने इलब्रित या गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक के वंश में इनके पूर्वजों ने, इनके परिवार ने सेवा दी थी। तो इस प्रकार पहला कथन बिल्कुल सही है। जियाउद्दीन बर्नी अमीर खुसरो, अमीर हसन जैसे इतिहासकारों की संगत में रहे, इनके प्रमुख मित्र रहे और निजामुद्दीन औलिया के ये भगत थे, ये अनुयायी थे। इनका जन्म दिल्ली सुल्तान के शासक बलबन के शासनकाल के अंतिम समय में हुआ। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 राइट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, जियाउद्दीन बर्नी से जुड़े अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट। बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 17 साल तक तुगलक का दरबारी विश्वास पात्र करीबी दोस्त रहा। यानी कि इन्होंने कार्य किन शासकों के साथ किया है? जन्म तो इनका हुआ गुलाम वंश के प्रमुख शासक गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल के अंतिम समय में 1285 में, लेकिन इन्होंने जो ज्यादातर कार्य किया है वो क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 17 साल तक तुगलक का दरबारी विश्वास पात्र करीबी दोस्त रहा। अनेक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर इन्होंने कार्य किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बर्नी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यानी कि उनके टाइम इनकी बहुत बड़ी ख्याति थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी सुल्तान फिरोज तुगलक बर्नी की शाही पदवी को छीन लिया। इन्होंने, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बर्नी को शाही पदवी प्रदान की थी, उसको छीनने का काम किया है फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के कार्यों के बारे में इन्होंने आलोचना की थी और आलोचना के कारण फिरोज शाह तुगलक ने इनकी पदवी को छीना और इनको जेल में डाल दिया। और जेल में इन्होंने कई ग्रंथों का लेखन कार्य किया। बर्नी शेख निजामुद्दीन औलिया के भगत यानी मुरीद व अमीर खुसरो के मित्र थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे इतिहासकारों के मित्र रहे हैं। इनका जन्म हमने देखा दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में 1285 में, और 1358 तक इनका जीवन काल रहता है। अगला सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं हैं, कौन सी रचना है जो जियाउद्दीन बर्नी की है? फतवाए चांधारी, तारीख फिरोज शाही, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस 5 नंबर सवाल का राइट उत्तर? निम्नलिखित में से जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ए व बी दोनों, फतवाए चांदारी और तारीख फिरोज शाही। ये जियाउद्दीन बर्नी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनके कारण जियाउद्दीन बर्नी को इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इनके विचार देश और दुनिया के सामने आए। फतवाए चांदारी वह पुस्तक है जिसमें जियाउद्दीन बर्नी प्लेटो की भांति आदर्श शासक का विचार इस पुस्तक में पेश करता है। यानी कि फतवाए जादारी में जियाउद्दीन बर्नी प्लेटो की भांति आदर्श शासक, आइडियल किंग का विचार देता है। और फतवाए जादारी में जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद गजनवी को एक आदर्श, एक सच्चा बादशाह मानता है। यानी कि मोहम्मद गजनवी को वह एक आदर्श और एक सच्चा बादशाह मानता है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। किस पुस्तक में? फतवाए जांदारी में। यानी कि उनकी दृष्टि में मोहम्मद गजनवी एक सच्चे बादशाह है और एक आदर्श शासक है। और उसके बाद जो भी शासक हुए हैं, यानी कि मोहम्मद गजनवी के बाद जो भी शासक हुए हैं, वे मोहम्मद गजनवी की संतान है। इस प्रकार की बातें करता है कौन? जियाउद्दीन बर्नी। गियासुद्दीन
बलबन के शासनकाल में जन्मे जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि उनकी दृष्टि में मोहम्मद गजनवी एक आदर्श शासक है और इनके बाद जो भी मुस्लिम शासक हुए हैं वो मोहम्मद गजनवी की संतान हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना फतवा-ए-जहांधारी में की है। और बादशाह महमूद गजनवी जिनको उन्होंने आदर्श शासक आइडियल किंग माना है और इसी के साथ उन्होंने एक आदर्श शासक के क्या गुण होने चाहिए उन गुणों की चर्चा भी उन्होंने इस पुस्तक में की है फतवा-ए-जहांधारी में। जबकि तारीख फिरोजशाही वह ग्रंथ है जिसमें 8 शासकों का वर्णन मिलता है, यानी कि इसमें 8 शासकों का हमें वर्णन मिलता है तारीख फिरोजशाही में, जिसके बारे में आगे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। तारीख फिरोजशाही यह इतिहास व ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित प्रमुख ग्रंथ है। इस पुस्तक का प्रारंभ सुल्तान गयासुद्दीन बलबन से होता है और इसका अंत सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से होता है, क्योंकि इस पुस्तक में उन शासकों का वर्णन है जो इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक जिनको इन्होंने देखा, क्योंकि इनका जन्म सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में होता है और इनका अंत सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में होता है 1358 1285 इनका जन्म और 1358 में इनकी मृत्यु। इस अवधि में जो शासक रहे उनका वर्णन इन्होंने तारीख फिरोजशाही में किया है। कौन कौन से शासक रहे? गयासुद्दीन बलबन, केकूबाद, यह भी गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश को हमने कहा कि यह इलबरीत वंश भी इसे कहा जाता है, इलबरी तुर्कों के कारण। फिर आए जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, सुल्तान महमूद बिन तुगलक, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। इन शासकों का वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। नेक्स्ट फतवा-ए-जहांधारी इनकी अन्य और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें बर्नी का राजनीतिक चिंतन है। बर्नी ने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन फतवा-ए-जहांधारी पुस्तक में किया है। इस पुस्तक में फारसी विद्वानों के साथ साथ यूनानी विचारक प्लेटो व अरस्तु का भी उल्लेख है, यानी कि इस पुस्तक में फारसी विद्वानों के साथ साथ यूनानी विचारक प्लेटो व अरस्तु का भी उल्लेख है। इसमें बर्नी का आदर्श शासक का विचार है, आइडियल किंग, जिसका विचार बर्नी है जो फतवा-ए-जहांधारी में पेश करता है। बर्नी का आदर्श शासक महमूद गजनवी है। कौन है? महमूद गजनवी। और यह गजनवी को सच्चा बादशाह कहता है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद गजनवी को सच्चा बादशाह कहता है और सबसे सफल शासक मानता है। फतवा-ए-जहांधारी यह पुस्तक फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है, यानी कि फतवा-ए-जहांधारी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की है, जिसमें बर्नी फिरोज शाह के समक्ष एक आदर्श रखना चाहता था। फतवा-ए-जहांधारी तथा तारीख फिरोजशाही ग्रंथों की शुरुआत बर्नी सुल्तान फिरोज की चापलूसी से की तथा उसकी समाप्ति कटु आलोचना से करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फतवा-ए-जहांधारी वह ग्रंथ है जिसमें वह आदर्श शासक के विचारों का प्रतिपादन करता है और बादशाह को शासन का संचालन करने के लिए किन किन नियमों का प्रतिपादन करना चाहिए, उन समस्त बातों का वर्णन फतवा-ए-जहांधारी पुस्तक में है।
अगला सवाल 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है? इनमें से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है? हसरतनामा, सनाए मोहम्मदी, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, एवं भी दोनों। हसरतनामा और सनाए मोहम्मदी दोनों पुस्तकें जियाउद्दीन बर्नी की है। जियाउद्दीन बर्नी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे प्रसिद्ध रचना फतवाए जहांधारी और तारीख फिरोजशाही है। इनके अलावा ये ग्रंथ भी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। सनाए मोहम्मदी, सलात कबीर, इनायत इलाही, मासिर सादत, तारीख बरमक्यान। तो यहां से भी कई प्रकार सवाल आते हैं कि कौन सी रचनाएं जियाउद्दीन बर्नी की है या नहीं है। सनाए मोहम्मदी है, सलात कबीर है, इनायत इलाही है, मासिर सादत है, तारीख ब्रह्मज्ञान है, हसरतनामा है, फतवाए जहांधारी है, तारीख फिरोजशाही है। फतवाए जहांधारी में बर्नी का आदर्श शासक का विचार है। तारीख फिरोजशाही में 8 शासकों के इतिहास का वर्णन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियाउद्दीन बर्नी के बारे में असत्य है? उसका आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। यह एक इतिहासकार व राजनीतिक चिंतक था। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना तारीख फिरोजशाही है। इसकी मित्रता अमीर खुसरो से थी। यह मुगल सम्राट अकबर का राज दरबारी इतिहासकार था। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यह मुगल सम्राट अकबर का राज दरबारी इतिहासकार था। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी मुगल काल से पूर्व का विचारक है। इनका मुगल काल से कोई संबंध नहीं है। तो यह किसका प्रसिद्ध इतिहासकार था? मोहम्मद बिन तुगलक का, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का, न कि सम्राट अकबर का। इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांधारी, ये दोनों पुस्तकें अपने आप में एक दूसरे की पूरक पुस्तक मानी जाती है। इनकी मित्रता अमीर खुसरो और इनके अलावा अमीर हसन और इनके गुरु जिनके ये अनुयायी थे निजामुद्दीन औलिया। अगला सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, जहां आपको एक तरफ कथन दे रखा, दूसरी तरफ कारण है। जियाउद्दीन बर्नी एक साहित्यकार था, कथन ये कह रहा है, और कारण आर कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। सही कोड का चयन करें। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। क्या होगा इस 8 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ए सही परंतु आर गलत। जियाउद्दीन बर्नी एक साहित्यकार था, बिल्कुल राइट बात है। जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष नहीं, फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। किसके समक्ष? फिरोज शाह के समक्ष। इस प्रकार जियाउद्दीन बर्नी एक साहित्यकार था। जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ए सही परंतु आर गलत। जियाउद्दीन बर्नी एक साहित्यकार था। जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था।
9 नंबर सवाल, जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थ राजनीतिज्ञ था। कारण है, बर्नी ने कहा कि शासक को लुटेरा होना चाहिए। फिर आपको सही कोड का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। कथन और कारण है। कथन ए है, जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थ राजनीतिज्ञ था। कारण है, बर्नी ने कहा कि शासक को लुटेरा होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थवादी राजनीतिक विचारक है, यथार्थ राजनीतिज्ञ था जो शक्ति राजनीति में विश्वास करता है। बर्नी ने कहा कि शासक को लुटेरा होना चाहिए, क्योंकि बर्नी दोहरी नैतिकता के बारे में चर्चा करता है, एक वास्तविक नैतिकता और एक दिखावे की नैतिकता। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान है। लेकिन यदि सवाल आए कि जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार आदर्श शासक है या सच्चा बादशाह है, तो वो है आपका मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सच्चा बादशाह, आदर्श किंग, आइडियल किंग मोहम्मद गजनवी है। बाकी सभी जो शासक हुए हैं मोहम्मद गजनवी के बाद, जो भी शासक हुए हैं वे मोहम्मद गजनवी की संतानें हैं। तो इस प्रकार इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का तत्कालीन समय में जो आदर्श सुल्तान था वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका ये राइट होगा। 11 नंबर सवाल, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर वह ग्रंथ जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर वह ग्रंथ जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। हसरतनामा, सनाए मोहम्मदी, फतवाए जहांदारी, तारीख ए फिरोजशाही। क्या होगा इस 11 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, फतवाए जहांदारी, क्योंकि इसमें बर्नी के राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। जिस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, उसी प्रकार बर्नी ने फतवाए जहांदारी में राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। हालांकि ये सभी पुस्तकें जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है, इनका लेखन कार्य इनके द्वारा किया गया था। अगला सवाल 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस रचना के बारे में कहा कि यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल हैं, जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस रचना के बारे में कहा कि यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल हैं, जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा। हसरतनामा, सनाए मोहम्मदी, फतवाए जहांदारी, तारीख ए फिरोजशाही। कौन सी पुस्तक के बारे में बर्नी ये लिखता है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, तारीख ए फिरोजशाही। इसके बारे में वो चर्चा करता है। ये एक ऐसी ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल हैं, क्योंकि यह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित पुस्तक है जिसमें वो 8 राजाओं का वर्णन करता है। वो कहता है कि इसमें राजाओं का वास्तविक वर्णन है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, तारीख ए फिरोजशाही।
हालांकि ये सभी पुस्तकें जियाउद्दीन बर्नी की है। अगला सवाल 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। आदर्श सुल्तान के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने कितनी नसीहतों हिदायतों का प्रतिपादन किया है? वेरी वेरी मस्ट सवाल है कि आदर्श सुल्तान के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने कितनी नसीहतों हिदायतों का प्रतिपादन किया है? 7, 12, 24, 18। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि एक आदर्श शासक को किस प्रकार शासन संचालन करना चाहिए, उसके लिए वो 24 हिदायतों नसीहतों का प्रतिपादन करता है कि एक आदर्श शासक को इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन 3 राइट होगा। जियाउद्दीन बर्नी आदर्श सुल्तान के लिए 24 नसीहतों का प्रतिपादन करता है। किस पुस्तक में? फतवा जहांदारी में। बर्नी ने अपने शासकीय ज्ञान, अनुभवों तथा स्मृतियों के आधार पर अपनी किस पुस्तक में शासक को 24 हिदायतें दी है? अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि बर्नी ने अपने शासकीय ज्ञान, अनुभवों तथा स्मृतियों के आधार पर अपनी किस पुस्तक में शासक को 24 हिदायतें दी? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, फतवा जहांदारी, जिसमें जियाउद्दीन बर्नी के राजनीतिक विचारों का वर्णन मिलता है, जिसमें वो आदर्श शासक के लिए 24 हिदायतों, नसीहतों, नियमों का प्रतिपादन करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। आदर्श सुल्तान के लिए बर्नी ने 24 हिदायतें, नसीहतें दी हैं। बर्नी ने अपने शासकीय ज्ञान, अनुभवों तथा स्मृतियों के आधार पर अपनी पुस्तक फतवा जहांदारी में शासक को 24 हिदायतें दी हैं। इन हिदायतों पर चलकर सुल्तान अपनी सल्तनत को सुरक्षित, समृद्ध रख सकते हैं तथा अपनी सल्तनत का विस्तार कर सकते हैं। यानी कि इन 24 हिदायतों के आधार पर शासक अपने राज्य का संपूर्ण विकास कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला सवाल, बर्नी ने संप्रभु के लिए 3 कार्य आवश्यक माने हैं, जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? जियाउद्दीन बर्नी ने संप्रभु के लिए 3 कार्य आवश्यक माने, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 शरीयत को लागू करना, ऑप्शन 2 अनैतिक व पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण, ऑप्शन 3 न्याय उपलब्ध करवाना, ऑप्शन 4 ज़वाबित को लागू करना। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, ज़वाबित को लागू करना। यह एक अनिवार्य आवश्यक कार्य नहीं है, जबकि शरीयत को लागू करना, अनैतिक व पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण, न्याय उपलब्ध करवाना, ये जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार संप्रभु के आदर्श शासक के आवश्यक कार्य है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। ज़वाबित एक राज्य निर्मित कानून है। बर्नी कहता है कि इसकी आवश्यकता उस वक्त पड़ती है जब शरीयत को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हो, तब हमें ज़वाबित को लागू करना चाहिए, अन्यथा नहीं। बर्नी ने संप्रभु के लिए 3 कार्य आवश्यक माने, शरीयत को लागू करना, अनैतिक व पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण और न्याय उपलब्ध करवाना। आइए जियाउद्दीन बर्नी के आदर्श शासक व राज्य के बारे में क्या विचार है, उनका हम अध्ययन करते हैं। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी के आदर्श शासक व राज्य के बारे में विचार। बर्नी महमूद गजनी को अनुपम तथा आदर्श बादशाह मानता है और बाद के सभी मुस्लिम बादशाह महमूद गजनी की संतान है, यह बात करता है बर्नी।
बर्नी की नजरों में मोहम्मद गजनवी एक सच्चा बादशाह है। अतः सभी मुसलमान बादशाहों को गजनवी का अनुसरण करना चाहिए, यह बात बर्नी कहता है। बर्नी एक कट्टर मुसलमान था। वह आदर्श शासक को काफिरों के विनाश का मंत्र देता है, यानी कि वह आदर्श शासक को कहता है कि काफिरों का संभव हो तो विनाश कर दिया जाना चाहिए। बर्नी के अनुसार बुद्धिमान बादशाह वह है जो ईर्ष्या द्वेष रखने वालों और दुष्टों की धृतता विश्वासघात से सुरक्षित रहे, यानी कि कोटली की तरह। वो बात करते हैं कि मैकियावेली की तरह, कोटली की तरह यथार्थवादी, कि बुद्धिमान बादशाह वह है जो ईर्ष्या द्वेष रखने वालों और दुष्टों की धृतता विश्वासघात से सुरक्षित रहे। बर्नी के मत में बादशाह स्वयं को तथा राज्य को कुरान के अनुसार संरक्षित रखे, यानी कि राज्य का आवश्यक कार्य है शरीयत को लागू करना, अनैतिक कार्यों पर नियंत्रण रखना। यानी बादशाह स्वयं को और राज्य को कुरान के अनुसार सुरक्षित रखे, उनके नियमों के अनुसार कार्यों का संपादन करे और शरीयत को लागू करे। आदर्श बादशाह को शरीयत का पालन करना चाहिए। बादशाह को दीन पनाह का मतलब है इस्लाम की रक्षा करने वाला होना चाहिए। बर्नी के अनुसार आदर्श सुल्तान को इस्लाम की रक्षा करने वाला होना चाहिए। बादशाह को अपनी राजधानी, नगरों, प्रदेशों, कस्बों में कठोर स्वभाव वाले मुहतसिब यानी गैर इस्लामी बातों को रोकने वाला अधिकारी और निष्ठुर दाद जो सुल्तान की अनुपस्थिति में दीवानी मजलिस का अध्ययन और काजी के नियमों का पालन कराने वाला नियुक्त करें ताकि दुराचारों को रोका जा सके। यानी कि गियाउद्दीन बर्नी किस प्रकार की बातें करता है कि वो कहता है कि बादशाह को अपनी राजधानी, नगरों, प्रदेशों और कस्बों में कठोर स्वभाव वाले मुहतसिब यानी कि गैर इस्लामी बातों को रोकने वाला अधिकारी के पद की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी जो इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाए इस प्रकार के अधिकारी होने चाहिए ताकि इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को रोक सके, उन पर नियंत्रण रखे कठोर, और वो पद है मुहतसिब। और इसके अलावा कहते हैं कि निष्ठुर दाद सुल्तान की अनुपस्थिति में दीवाने मजलिस का अध्ययन और काजी के फैसलों का पालन कराने वाला ऐसा अधिकारी नियुक्त होना चाहिए जो दुराचारों को कार्यों पर रोक लगा सके। इसके अलावा बर्नी क्या कहता है कि बादशाह धार्मिक पदों पर सावधानी से नियुक्ति करे, यानी कि योग्य लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए धार्मिक पदों पर। बादशाह द्वारा समयानुसार आतंक का प्रदर्शन करना चाहिए, यानी इसलिए गियाउद्दीन बर्नी का आदर्श शासक मैकियावेली के शासक के समान होता है, यानी कि बादशाह द्वारा समयानुसार आतंक का प्रदर्शन करना चाहिए तथा उसे न्यायप्रिय भी होना चाहिए। यहां तक मैकियावेली के शासक से समानता प्रतिपादित होती है कि मैकियावेली भी दोहरी नैतिकता की बात करता है। और इससे इस्लाम की उन्नति होती है, यानी कि बादशाह समयानुसार आतंक का प्रदर्शन करना चाहिए बादशाह को और न्यायप्रिय भी होना चाहिए, इससे इस्लाम की उन्नति होगी। बादशाह को हसम की अधिकता एकता बनाए रखना चाहिए। हसम क्या है? सेना तथा परिजन, यानी कि बादशाह को हसम यानी सेना तथा परिजन की अधिकता, इनकी संख्या और इनमें एकता बनाए रखने की बात करता है। सेना अधिक होनी चाहिए, परिवार का विस्तार होना चाहिए और तथा उनमें एकता होनी चाहिए। बादशाह को बाजार भाव से सस्ते रखने चाहिए, यानी कि बादशाह को जो बाजार में जो मूल्य है वो सस्ता रखना चाहिए ताकि सर्वसाधारण को संतोष व सुख मिल सके। बर्नी के मतानुसार एक आदर्श शासक को बाजार के भाव सस्ते रखने चाहिए ताकि सर्वसाधारण को संतोष मिले और सुख मिले, अकाल में प्रजा की सहायता करे और क्रय विक्रय पर नियंत्रण रखे, यानी कि कल्याणकारी कार्यों की भी बात करता है
कि अकाल में प्रजा की सहायता करे तथा क्रय विक्रय पर नियंत्रण रखे। यानी कि एक तरफ कठोर अनुशासन और दूसरी तरफ कल्याणकारी कार्य, इन दोनों में विरोधाभास हमें देखने को मिलता है बर्नी के विचारों में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आदर्श शासक के बारे में और जो आइडियल राज्य होगा, आइडियल स्टेट होगा बर्नी का, उसके बारे में उसके ये विचार रहे हैं। अब वो क्या कहता है कि शासक की स्थिति व कार्य क्या होगी, यानी एक आदर्श शासक किस प्रकार कार्य करेगा। बर्नी सुल्तान की निरंकुश सत्ता में आस्था रखता है। सुल्तान संपूर्ण सत्ता का प्रयोग अपने विवेक से करता है तथा उसकी कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियां असीमित होती है। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी का सुल्तान एक निरंकुश शासक है, उसके पास असीमित शक्तियां हैं जिसका वह अपने विवेक से प्रयोग कर सकता है और उसके पास असीमित न्यायिक शक्तियां हैं। बर्नी का शासक तलवार के बल पर सत्ता हासिल करता है तथा तलवार की ताकत पर सत्तारूढ़ होता है। बर्नी के शब्दों में राजतंत्र आंतक शक्ति तथा सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि बर्नी कहते हैं कि राजतंत्र क्या है, तो कहते हैं कि राजतंत्र आंतक शक्ति तथा सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। बर्नी के मत में बादशाही का अर्थ है प्रभुत्व। प्रभुत्व की कहानी में बादशाह कहलाता है। बर्नी कहता है कि जिसके पास प्रभुत्व है, जिसके पास संप्रभुता है, वही क्या है, बादशाह है। प्रभुत्व के कारण ही शासक बादशाह कहलाता है। बर्नी की बादशाही आधुनिक संप्रभुता के समान है। बर्नी के मत में बादशाही खुदा की नियामत है, उपहार है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है बादशाही। बादशाही उस समय तक स्थापित रह सकती हैं जब तक कि लोगों का बादशाह पर विश्वास हो। बर्नी कहता है कि बादशाही ईश्वर का उपहार है, गिफ्ट है, और यह उस समय तक रह सकती है जब तक लोगों का बादशाह पर विश्वास हो। जिस दिन लोगों का बादशाह से विश्वास उठ गया तो यह बादशाही का पद खत्म हो जाएगा। यानी कि बर्नी राजसत्ता के लिए वैधता को आवश्यक मानता है। यानी बर्नी कहता है कि बादशाही उस समय तक स्थापित रह सकती है जब तक लोगों का बादशाह पर विश्वास हो। यदि विश्वास नहीं होगा तो बादशाही खत्म हो जाएगी। इस प्रकार बर्नी राजसत्ता के लिए वैधता को आवश्यक मानता है। यानी बादशाही तब तक वैध है जब तक बादशाह का लोगों के प्रति और लोगों का बादशाह के प्रति विश्वास जारी रहे। बर्नी के शब्दों में जनता का विश्वास खो देने वाले शासक को पद छोड़ देना चाहिए। बर्नी कहता है कि जब बादशाह जनता का विश्वास खो बैठे तो उसको शासक का पद छोड़ देना चाहिए। यहां हमने चर्चा की थी कि बर्नी ने संप्रभु के लिए यानी बादशाह के लिए 3 कार्य आवश्यक माने हैं: शरीयत को लागू करना, अनैतिक व पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण और न्याय उपलब्ध करवाना। अब बर्नी का है विपरीत जोड़े का सिद्धांत। विपरीत जोड़े का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने। क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बर्नी के मत में इस विश्व में प्रत्येक वस्तु विपरीत के जोड़ों के रूप में खुदा ने पैदा की है। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जो पैदा हुई है वह विपरीत जोड़ों के रूप में पैदा हुई है। यानी कि एक सिक्के के 2 पहलू है, नकारात्मक और सकारात्मक। बर्नी यही बात कहना चाहता है। जैसे सत्य और असत्य, शांति व अव्यवस्था या अशांति, अच्छा व बुरा, दिन व रात, प्रकाश व अंधकार, यही बर्नी के अनुसार विपरीत जोड़े का सिद्धांत है। बादशाह में विरोधी गुणों की प्रधानता होनी चाहिए। विपरीत जोड़े का सिद्धांत कहता है कि एक आदर्श शासक में, एक सच्चे बादशाह में विरोधी गुणों की प्रधानता होनी चाहिए। उसमें क्रोध व कृपा भी होनी चाहिए, उसमें ईश्वरीय व दया भी होनी चाहिए, उसमें कठोरता व नम्रता भी होनी चाहिए, उसमें अभिमान व विनम्रता भी होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्नी के विपरीत जोड़े का सिद्धांत क्या है। तो इस प्रकार बर्नी बादशाह के लिए कहता है कि बादशाह में दोनों गुण होने चाहिए, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। बादशाह क्रोधी भी होना चाहिए और कृपालु भी होना चाहिए, ऐश्वर्य करने वाला भी होना चाहिए और दया करने वाला भी होना चाहिए।
बादशाह के पास कठोर शक्ति भी होनी चाहिए और नरम शक्ति भी होनी चाहिए, उसके पास अभिमान भी होना चाहिए और उसके पास विनम्रता भी होनी चाहिए। और इनका एक साथ होना ही क्या है? विपरीत जोड़े का सिद्धांत है। तो बर्नी विपरीत जोड़े का सिद्धांत किस पर लागू करना चाहता है? एक आदर्श शासक पर, एक आइडियल किंग पर। बर्नी का यह विचार मैकियावेली के समान है कि मैकियावेली भी दो तरह की बात करता है, एक शासक को दिखावा करना चाहिए और एक वास्तव में लागू करना चाहिए। यहां बर्नी ने अरस्तु के मध्यम मार्ग का समर्थन किया है। उनके मत में हर प्रकार से मध्यम वर्ग श्रेष्ठतम नीति है, जो शरीयत और ग्रीक विज्ञान दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती है। विपरीतों को इस विषय में पैगंबर ने राजा को यह कर्तव्य सौंपा है। कहते हैं कि विपरीतों का जो जोड़े का सिद्धांत है, इस विषय में पैगंबर ने राजा को यह कर्तव्य सौंपा है कि वह सत्य की स्थापना करे। बर्नी के शब्दों में विपरीतों विश्व में राजा द्वारा सत्य को केंद्र में स्थापित किया जाना चाहिए। सत्य के केंद्र में स्थापित करने का वास्तविक अर्थ है सत्य की असत्य पर विजय हो। इस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया। बर्नी की राजनीतिक सिद्धांत के तीन मुख्य लक्ष्य क्या है? वो कहते हैं कि भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को सुदृढ़ करना, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी तत्कालीन समय में इतनी बातें क्यों कर रहा था, अपने ग्रंथों का लेखन क्यों कर रहा था? क्योंकि वह भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को एक सुदृढ़ करना चाहता था, एक मजबूत करना चाहता था, इसका विस्तार करना चाहता था। राजशक्ति का स्वरूप कल्याणकारी हो, यह भी उसका विचार था। मुस्लिम सल्तनत की वैधता व लोकप्रियता बढ़ाना, यह भी उसका कार्य था, उसका विचार था। इसलिए वह राजनीतिक सिद्धांतों को प्रतिपादन कर रहा था। यानी भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को मजबूत करना, राजशक्ति का स्वरूप कल्याणकारी हो, इसके लिए भी उसका प्रयास था, और मुस्लिम सल्तनत की वैधता व लोकप्रियता बढ़ाना। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विस्तृत सुझाव बर्नी ने अपनी पुस्तक फतवा-ए-जहांदारी में दिए हैं। यानी आदर्श शासक का विचार बर्नी ने फतवा-ए-जहांदारी में प्रतिपादित किया है। आदिल सुल्तान के बारे में बर्नी ने 24 हिदायतें दी हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और ये अपनी पुस्तक फतवा-ए-जहांदारी में देता है। इन हिदायतों पर चलकर सुल्तान अपनी सल्तनत को सुरक्षित समृद्ध रख सकता है, अपने सल्तनत का विस्तार कर सकता है। 24 हिदायतें क्या है उनके बारे में देखते हैं। निजी सुरक्षा सुनिश्चित करना, राजा का प्रमुख कार्य है निजी सुरक्षा सुनिश्चित करना। शरीयत पर आधारित निजी तथा सार्वजनिक आचरण को बढ़ावा देना। विद्वान व शुभ चिंतक परामर्शदाताओं पर भरोसा करना। सही तथा पक्का इरादा, बर्नी सही तथा पक्का इरादा अथवा अजम दुरुस्त राजशाही की आधारशिला का समर्थक है। न्याय के मार्ग पर चलना तथा उस पर चलने के लिए औरों को प्रोत्साहित करना। अधिकारियों व विद्वानों की श्रेणियां कार्यों तथा गुणों का अनुकूल हो, यानी कि विद्वानों की श्रेणियों कार्यों तथा गुणों के अनुकूल हो, न कि उनके विपरीत। विशाल सशक्त सुदृढ़ तथा वफादार शाही सेना का निर्माण तथा संतुष्टि। ईमानदार सत्यनिष्ठ व विश्वसनीय अफसरों की नियुक्ति तथा उनकी निगरानी करना। मूल्य नियंत्रण तथा करदाता की क्षमता के अनुसार कर का भार निर्धारित करना। ये शासक की 24 नसीहतें हिदायतें हैं। धार्मिक एवं शासन संबंधी गतिविधियों में उचित समय लगाना शासक का प्रमुख कर्तव्य है। राजकाज शरीयत पर आधारित होना चाहिए, यानी कि राज्य का शासन जहां तक संभव हो शरीयत पर आधारित होना चाहिए। शासन व्यवस्था को न्याय पर आधारित रखना। दया एवं दंड के समुचित अवसरों की जानकारी रखना, यानी कि एक शासक को दया और दंड की समुचित जानकारी होनी चाहिए। इनके अलावा आचरण संहिता तथा कानूनों जवाबित का पालन खुद भी करे और लोगों से भी कराए। आचरण संहिता, शरीयत तथा कानून जो राज्य द्वारा निर्मित है, जवाबित का पालन खुद भी करे और लोगों से भी करवाए। व्यवहार में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपातकाल से निपटने के लिए उसे परंपरागत तथा नए तौर तरीके दोनों को ही अपनाना चाहिए। यानी कि वो कहता है कि एक शासक को आपातकाल के समय परंपरागत और आधुनिक दोनों तरह के तरीकों को अपनाना चाहिए। सत्ता के नैतिक आधारों के अनुकूल संतुलित व्यवहार करे।
राजा तथा उसके अधिकारी परस्पर विरोधी गुणों से संपन्न होने चाहिए। यानी कि परस्पर विपरीत जोड़े का सिद्धांत राजा में भी होना चाहिए और अधिकारियों में भी होना चाहिए। पदाधिकारी उच्च कुलीन, धार्मिक, गुणवान, वफादार हो। यानी कि पदाधिकारी है जो उच्च कुलीन वर्ग से होने चाहिए, धार्मिक होने चाहिए, गुणवान व वफादार होने चाहिए। राजा को अपनी प्रभुता तथा प्रधानता बनाए रखनी चाहिए। केवल वंशानुगत गुणवान लोग पदाधिकारी हो। यानी कि केवल वंशानुगत गुण अवगुण वाले लोग पदाधिकारी हो। यहाँ केवल वंशानुगत गुण व गुण वाले लोग पदाधिकारी हो, गुणवान लोग पदाधिकारी होने चाहिए, और वो भी वंशानुगत। पूर्व शाही परिवारों, उनके मित्रों व समर्थकों की रक्षा करें। यानी कि शासक है जो पूर्व के जो शाही परिवार है, उनके मित्र है और उनके समर्थक है, उनकी रक्षा का दायित्व राजा का है। अपनों को व अपनी प्रजा को दुर्गुणों से परे रखे। यानी कि अपने को और अपने प्रजा को दुर्गुणों से परे रखने का कर्तव्य भी राजा का है। सुल्तान विनयशील हो तथा विनम्र हो। इस प्रकार की बात भी वो अपनी 24 हिदायतों में करता है। और विपरीत जोड़े का सिद्धांत भी उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। अब हम देखते हैं कि अरस्तु बना बर्नी। बर्नी अपनी कृति फतवाए जानदारी में और अरस्तु की पॉलिटिक्स का अनेक बार जिक्र किया है। यानी कि बर्नी ने अपनी रचना फतवाए जानदारी में अरस्तु की पॉलिटिक्स का अनेक बार वर्णन किया है। अरस्तु की तरह बर्नी भी व्यक्तियों की स्वाभाविक विषमता को स्वीकार करता है। कि अरस्तु भी कहते हैं कि मनुष्य में प्रकृति से विषमता विद्यमान है, और बर्नी भी ये बात स्वीकार करता है कि व्यक्तियों में स्वाभाविक विषमता है। इस बात को भी बर्नी स्वीकार करता है। अरस्तु की तरह बर्नी का मत है कि कुछ लोग शासन करने के लिए तथा कुछ लोग आदेशों का पालन करने के लिए जन्म लेते हैं। यानी कि कुछ लोग शासन करने और कुछ लोग शासित होने के लिए जन्म लेते हैं। इस बात का समर्थन भी बर्नी के द्वारा किया गया। कुछ लोग शासन करने के लिए तथा कुछ उनके आदेशों का पालन करने के लिए जन्म लेते हैं। अब कौटिल्य बना बर्नी क्या है? जहां बर्नी के विचारों में इस्लामिक अनुयायियों को प्रमुखता है, वहां कौटिल्य के चिंतन में धार्मिक कर्मकांडों को पर्याप्त महत्ता दी गई है। बर्नी की शासन व्यवस्था इस्लामी अनुयायियों को एक सीमा तक दंड से मुक्त करती है, जबकि कौटिल्य की शासन व्यवस्था में चारों वर्णों के लिए दंड का अलग अलग प्रावधान है। यानी कि एक तरफ जहां बर्नी इस्लामी अनुयायियों को एक सीमा तक दंड से मुक्त करता है, जबकि कौटिल्य है जो चारों वर्णों के लिए दंड का अलग अलग प्रावधान करता है। बर्नी तथा कौटिल्य दोनों ने उच्च कुलीन वर्गीय समृद्ध श्रेष्ठ गुणवान निष्ठावान योग्य व्यक्तियों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति करने की सलाह दी है। जिस प्रकार बर्नी ये बात करता, उसी प्रकार कौटिल्य ने की कि उच्च पदों पर कुलीन वर्गीय समृद्ध श्रेष्ठ गुणवान निष्ठावान योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। दोनों ने राज्य की सुरक्षा स्थायित्व विस्तार की चर्चा की है और उस पर बल दिया है। तो यहां इन दोनों के विचार एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं कि उच्च कुलीन वर्गीय समृद्ध श्रेष्ठ गुणवान निष्ठावान योग्य व्यक्तियों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करना चाहिए और राज्य की सुरक्षा स्थायित्व और उसका विस्तार करना चाहिए। ये बात दोनों में समांतर है। कौटिल्य और बर्नी में समानताएं। जहां बर्नी दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक राज्य के रूप में स्थायित्व प्रदान करना चाहता था, वहां कौटिल्य भारतीय उपमहाद्वीप में एक सुदृढ़ सुरक्षित राज्य स्थापित करना चाहते थे। जहां बर्नी के राज्य का आधार इस्लामी शरीयत था, वहीं कौटिल्य के राज्य का आधार त्रयी आन्वेषिकी वार्ता दंड नीति था। 4 विधाएं थी। त्रयी है, आन्वेषिकी है, वार्ता है, दंड नीति है। कौटिल्य ने 4 विधाओं का उल्लेख किया है। बर्नी की कृतियां उनकी स्वयं की स्मृति व अनुभवों पर आधारित है। वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक पूर्ववर्ती ग्रंथों का उदाहरण दिया गया है। राजनीति और नैतिकता पर बर्नी की क्या विचार है? बर्नी के मत में शासन को व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों जीवन में कुरान व शरीयत में उल्लेखित नैतिकता व धार्मिकता का पालन करना चाहिए। बर्नी के मतानुसार शासन
शासक को व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों जीवन में कुरान व शरीयत में उल्लेखित नैतिकता व धार्मिकता का पालन करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता व धार्मिकता का त्याग कर देना चाहिए जिससे राज्य की सुरक्षा संभव हो। यानी कि बर्नी यहाँ तक कहता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो राजा को नैतिकता व धार्मिकता का त्याग कर देना चाहिए, राज्य की सुरक्षा संभव हो सके तो। विधि के बारे में बर्नी ने विधि को दो रूपों में बांटा है, एक शरीयत और दूसरी है जवाबित। पैगंबर साहब की शिक्षा व आचरण पर आधारित जो कानून है उसको शरीयत कहता है और उसको लागू करना राजा का परम कर्तव्य है, जबकि जवाबित राज्य निर्मित कानून है। राज्य निर्मित यानी कि सुल्तान द्वारा बनाई गई विधियां जवाबित कहलाती है। इस प्रकार बर्नी ने कानून को दो भागों में बांटा है, शरीयत और जवाबित। नौकरशाही के बारे में बर्नी के क्या विचार है? अधिकारी तंत्र। नौकरशाही का सबसे प्रमुख पद है वजीर, जिसका कार्य राजस्व वसूलना था। यानी कि बर्नी के समय नौकरशाही का सबसे प्रमुख पद, प्रसिद्ध पद था वजीर, जिसका कार्य था राजस्व का वसूल करना। वजीर की सहायता के लिए नायब, मुंसिफ, मुमालिक, मुस्ताफी आदि थे। केंद्र सरकार को दीवाने वजारात कहा जाता था। दीवाने वजारात, जिसका प्रमुख वजीर होता था और वजीर का कार्य था राजस्व का वसूली करना, राजस्व वसूली करना। प्रांत स्तर का शासन मुफ्ती तथा वली के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसके नीचे दीवान था, जिसे प्रांत का वजीर भी कहा जाता था। ग्रामीण स्तर या स्थानीय स्तर की सरकार को प्रगना कहा जाता था और प्रगना का जो मुखिया था वो था मुक्तम। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी के समय ग्रामीण स्तर, स्थानीय स्तर की सरकार का जो प्रगना कहा जाता था उसका प्रधान होता था मुक्तम। प्रांत स्तर पर यह कार्य मुफ्ती वली के द्वारा नियंत्रित किया जाता था और उसके नीचे दीवान था, जिसे प्रांत का वजीर कहा जाता था। केंद्र सरकार को दीवाने वजारत कहा जाता था, जिसका प्रमुख वजीर होता था और वजीर का कार्य था राजस्व वसूली करना। यह है अधिकारी तंत्र की अवधारणा बर्नी की। न्याय प्रणाली के बारे में बर्नी के विचार है। न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं सुल्तान करता है। बर्नी की ये कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं सुल्तान करेगा। सुल्तान अपील का सर्वोच्च न्यायालय होगा। यदि अपील करनी हो तो सर्वोच्च न्यायालय में जाना होगा और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सुल्तान के पास। मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कुजात कहता है। प्रांतीय न्यायाधीश को सदर उल मुल्क, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की अपील कहाँ की जा सकती है? सुल्तान के पास। और यह है हाई कोर्ट, प्रांतीय न्यायालय, सदर उल मुल्क। धार्मिक मामलों को हल करते समय सुल्तान मुफ्ती और सदर उल मुल्क की सहायता लेता है। वहीं आर्थिक या भौतिक मामलों के लिए काजी उल कुजात की सहायता लेता है। इस प्रकार न्याय प्रणाली के बारे में भी बर्नी ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। बर्नी की रुचि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की नहीं होकर केवल दिल्ली सल्तनत को मजबूत वेद्य बनाने की थी। बर्नी का विचार मुख्यतः राज्य शिल्प व शासन कला से संबंधित है। इस कारण फतवाए जहांदारी के राज्य शिल्प की तुलना कोटली के अर्थशास्त्र से की जाती है। बर्नी ने राजनीतिक चिंतन में पूर्ण सत्तावाद राजतंत्र का समर्थन करते हुए राज्य की सुरक्षा, स्थिरता व सुदृढ़ता को सर्वोच्च साध्य माना है। बर्नी ने अरस्तु की तरह राज्य को स्वाभाविक व प्राकृतिक माना है। महत्वपूर्ण लाइन है, बर्नी के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का इस्लामीकरण कर दिया। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने, ऐसा कहा जाता है। बर्नी ब्राह्मणों का घोर विरोधी था, उन्हें काफिर कहता था। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो सीरीज में जियाउद्दीन बर्नी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा की, साथ ही अन्य और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की जो जियाउद्दीन बर्नी और आगामी परीक्षाओं में उनसे संबंधित सवाल किस प्रकार के आ सकते हैं, उनके बारे में भी हमारी चर्चा रही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।